वेलकम बैक। सो ज़िंदगी को जो लोग खुल के जीते हैं, भरपूर जीते हैं, वही ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। बिल्कुल। नामुमकिन का लफ्ज़ जो होता है ना, उनकी डिक्शनरी में नहीं होता, उनको कोई रुकावटें नज़र नहीं आ रही होती और वो हर काम जो करना चाहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। हम बात कर रहे हैं लाहौर की रिहायशी 25 साला फातिमा नासिर की, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। वह ख़तरों से भी खेलती हैं, हर काम कर लेती हैं, जो सोचती हैं वो कर गुजरती हैं। एक ज़िंदगी में बंदा इतना कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ा एडवेंचर तो एक औरत होना ही है। हाँ, यानी एक औरत होना इतना बड़ा एडवेंचर है कि इसका अंदाज़ा एक औरत ही लगा सकती है कि एवरी डे आपको कोई ना कोई अपहिल टास्क होता है जो आपको करना होता है। किसी जिसे कहना चाहिए ना, अफरेत से निपटना होता है, किसी ना किसी बला का लफ्ज़ आप चेक करें उन्होंने कैसा मतलब कि सख्त जो है ना लफ्ज़ इस्तेमाल कर। एक तो एक औरत होना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद आप मजीद चैलेंजेस जो हैं उनको एक्सेप्ट कर लें और उनके साथ डील करें, ये यकीनी तौर पर इट टेक्स क्वाइट अ हार्ट। बिल्कुल। तो हमारी जो मेहमान हैं फातिमा नासिर हमारे साथ है। वालेकुम फातिमा। ये हमजा हंस रहे हैं मेरी बात पे। आप बताइए, मैं आप कितना एग्री करती हैं, एग्री और डिसएग्री? मैं इफरीत के मामले पे सिर्फ हंस रहा हूँ कि आपने जितना वो सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, किन के लिए किया वो मैं समझ रहा था। इससे बड़ा कोई लफ्ज नहीं है। अच्छा जी, इम्प्रेस्ड, माशाल्लाह। क्या रह गया है जो नहीं किया? काफ़ी कुछ, शायद थोड़ा बहुत पैराग्लाइडिंग, टोर ग्लाइडिंग, ये भी रहती है। a lot of adventures, yeah। अच्छा, और ये कैसे शौक हुआ एडवेंचर्स का? ये सब मैंने एक्चुअली अपने फादर से इंस्पायर होके किए हैं, बिकॉज माय फादर हिमसेल्फ वाज एन एडवेंचरर एंड लेटर ऑन ऑब्वियसली आई बिकेम वन एज वेल। अच्छा, म्यूज़िक से भी आपको लगाव है, आप वो उसको दूसरा लेवल आपने पास किया कोपहमाई में। ये कितना मुश्किल मरहला था? इससे पहले क्या करना होता है? पहली लड़की हैं आप पाकिस्तान की जो इस लेवल तक पहुंची है। इसमें बेसिकली 4 लेवल्स होती हैं और इसमें मैंने भी सेकंड लेवल किया है। और मैंने चूँकि दोनों इकट्ठे किए हैं तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था। मैंने लेवल 1 के भी टास्क किए हैं, देन आई वेंट बैक एंड देन आई डिड द सेम ऑफ लेवल 2 एज वेल। उसमें आपका टेम्परेचर आ जाता है वहाँ पर। लाहौर का डिफरेंट है, वहाँ पे एब्सोल्युटली डिफरेंट टेम्परेचर है। तो एक वेदर के अगेंस्ट भी आप जा रहे होते हो, फिर आपकी बॉडी भी एडजस्ट कर रही होती है सारी इन्वायरमेंट, एंड देन फिजिकल एक्टिविटी इन दैट माइनस डिग्रीज एज वेल। तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैंने कर लिया। अच्छा, ख़वातीन जो है ना, उनकी बहुत सारी, इंसानों की बहुत सारी किस्में होती हैं, ख़वातीन की भी होती हैं। कुछ वो होती हैं, अच्छा बात नहीं हंस रही, कुछ वो होती हैं जो कहती हैं सर्दी लग रही है तो कोई अपनी जैकेट उतार के हमारे कंधों पे डाल दे, और वो कहती हैं यार ये इससे बड़ा तो और कोई कारनामा हमारा हो ही नहीं सकता। और लड़कों की एक ही किस्म होती है जो जैकेट दे देते हैं। वो इस इंतजार में बैठे होते हैं, वो पहन के ही घर से इसलिए आते हैं कि किसी को सर्दी लगे तो हम उतार के दें। सो हाउ कम के यू आर वन ऑफ दोस्त जो कहते हैं किसी की जैकेट नहीं चाहिए, अपनी टांगे अपना सर, आगे चलो। आई हैव माय बैकअप्स, आई कीप एन एक्स्ट्रा जैकेट। अच्छा, कभी डर लगा है? इतनी मुहिम जोई, ये मैं खतरात वाली साइड पे ज़्यादा फोकस हूँ, शायरी पे बाद में आते हैं। कभी उस पर डर लगा है? आई मीन किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप डर गई हो, चोट लगी और आपने कहा आइंदा नहीं करना ये काम? नहीं, नेवर नेवर। इवेंचुअली चोटें जितनी भी इंसान की वजह हैं वो ठीक हो जाती हैं, हड्डी भी टूट जाती है इवेंचुअली ठीक हो जाती है। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, सो ओह वेरी गुड, गेट टू नो ओके इवेंचुअली यू गेट वेल, ठीक है, एवरीथिंग हील्स। तो अगर मैं डर के बैठी रहूँ तो मैं शायद और से और ना कर पाऊँ, और दैट वुड बी एंड ऑफ माई एडवेंचर्स, एंड ऑफ माई लाइफ जर्नी इफ आई जस्ट गेट स्केयर्ड एंड सिट होम। तो नहीं, मैं सच मैंने कभी डर को पाला नहीं। इट्स ऑल द गेम्स ऑफ द ब्रेन, आप अपने माइंड को कितना कंट्रोल में रखते हो। बिल्कुल ठीक है। फातिमा, आप जहाज़ भी उड़ाती हैं, मुसव्विरी भी करती हैं, खालों पर खत्ताती भी करती हैं, आप परफॉर्मिंग आर्ट से आपका ताल्लुक़ है, तैराकी करती हैं, नेज़ाबाजी करती हैं, इतना वक्त आप किधर से लेके आती हैं? क्या आप पैदा होने से पहले से ये सब कुछ कर रही है कि आपने इतनी सी उम्र में अचीव कर लिया? पैदा होने से पहले शायद मेरे में ये सारी स्किल्स ऑलरेडी थी। मैंने ये सारे जो हैं शौक टाइम निकाल के किए हैं। मुझे टाइम इन चीज़ों के लिए निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना, अप्रिसिएशन कितनी मिलती है और ये कितनी ज़रूरी होती है? अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप कहीं पे भी जाते हो, आपने कोई बड़ा काम किया है, वो आपके लिए ऐसा है जैसे आपने एक नेक्स्ट लेवल आपने अपनी ज़िंदगी की पार कर लिया। और जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि शाबाश बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली जब पेरेंट्स करते हैं, तो इट्स वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। आप और से और करने की तरफ मोटिवेट होते हो। फ्यूचर गोल्स भी हमें कुछ बता दें कि अभी मज़ीद मैंने ये सोच रखा है, मैंने ये करना है,
ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब आपके पास आऊँ तो ये जो लिस्ट है ना मजीद तवील हो जाए और आप पढ़ ही ना सकें। स्लाइडिंग भी हो चुकी हो? अभी तो बहुत कुछ होना रहता है। यू गाइस बी सरप्राइज। फ्यूचर गोल्स मेरे यही है कि मैं इवेंचुअली जो कुछ सीख रही हूँ ना मैं आगे सिखाऊँ भी, नहीं तो फिर मैं इसको किसी ऐसे तरीके से इस्टेब्लिश कर दूँ कि और लोग, हमारा जो पाकिस्तान का यूथ है वो इसको परस्यू कर सके आसानी से। जैसे मुझे ढूंढ के सारे एडवेंचर्स करने पड़े हैं, मैंने अपने इंटरेस्ट था मेरा और यू नो आई वाज मोटिवेटेड टुवर्ड्स इट, तो मैंने ढूंढे सारे काम करने के लिए। तो आगे जाके मैं इसको इतना आसान कर लूँगी कि अगर कोई मेरे जैसा ही बच्चा या लड़की या लड़का कोई करना चाहता है तो उनके लिए आसानी से ये सब एक्सेसिबल है। बिल्कुल सही। एडवेंचर स्पोर्ट्स, बिल्कुल सही कह रही हैं फातिमा, पाकिस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स का जितना बड़ा स्कोप है उतनी हमारे पास उसके लिए एवेन्यूज़ नहीं है, उतनी फैसिलिटेशन नहीं है। अच्छा फातिमा, वो बड़ा आसान था कि आप घर में बैठी रहती, किटी पार्टीज़ में जाती, गॉसिप्स करती, सैलून में जाके मैनी पेडीज करवाती। सो ये एप्टीट्यूड का फ़र्क है सिर्फ कि आपको वो नहीं अच्छा लगता या यू वांटेड टू प्रूव योरसेल्फ? ये क्या ड्राइव थी जिसकी वजह से यू आर आउट इन स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर? आई एम एन एड्रेनलिन जंकी। I mean, I can go to a zoo and get my manicure done, but then eventually swimming करके नाखून टूट जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। आप जितना मर्जी तैयार हो जाओ, जितना मर्जी अपने बालों का ख्याल कर लो, एडवेंचर्स करके सारा कुछ मिट्टी में रुल जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं। I mean, I do take time for myself, you know, grooming and although I do take care of myself, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि बंदा सारा टाइम ना बस अपने आप को पॉलिश ही करता रहे। तो आपकी तरजीहात फ़र्क है। तो जो लड़कियां आपकी तरह एडवेंचरस हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रही, उनको आप मशवरा क्या देंगे? मैं ये कहूँगी कि डू नॉट लूज़ होप। आई मीन, जो आप करना चाहते हो पाकिस्तान में सब कुछ है। हम लोग बाहर के हम लोग जाते हैं एडवेंचर ढूंढने, अच्छी जगह ढूंढने के लिए, अच्छे स्पॉट्स ढूंढने के लिए, यू नो, टू गेट दैट लग्जरियस लाइफ जो हमारे पाकिस्तान में हमें लगता है हमें बस नहीं है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स हैं, वो अभी तक कह लें एक्सपोज नहीं हुए और मीडिया की नज़र नहीं पड़ी उन पे। जैसे मैंने अभी जो ये कोर्स किया है वो है चगोरी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से। ये पाकिस्तान का वाहिद इंस्टीट्यूट है जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दे रहा है और इसके अंदर सारे जो इंस्ट्रक्टर्स वो इंटरनेशनली ट्रेंड हैं। यू गेट द इंटरनेशनल लेवल ट्रेनिंग इन इट, और काफ़ी लोगों को नहीं पता इस चीज़ का। इसी तरह और भी इदारे हैं। बिल्कुल सही, जो ये सारा कुछ सिखा रहे होते हैं और इन सारी चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ रहे होते हैं। अच्छा फातिमा, कुछ और जो आप करना चाहें? शायरी आप शेर कहती भी हैं, जाहिर है मुसव्वरी करती हैं, मुसव्वरी करती हैं, शेर कहती हैं, शेर पढ़ती हैं। अच्छा, क्यों? शेर आपको कमज़ोर तो नहीं बना देगा, आप ये तो नहीं सोचते? लेकिन म्यूज़िक से आपका लगाव है और शायरी से नहीं है। म्यूज़िक से है, म्यूज़िक में एज इन ड्रमिंग एंड प्लेइंग द वायलिन इज द थिंग्स आई डू, इंस्ट्रूमेंट्स जो है। बट वोकल्स की तरफ मैं अभी तक नहीं गई, तो शेर शायरी से कोई मेरा नहीं है, रब्ज़ नहीं है। ओके, एंड ड्रमिंग भी अगेन एक बड़ा मेल इंस्ट्रूमेंट उसमें भी आपने पिक किया है। सो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है ना रुझान वो है उस तरफ के, वो सब कुछ किया जो लड़कियां कम करती हैं। हाँ, चूज करके ड्रम चूज किया या आपको ड्रम अच्छा लगता है? आई मीन इट्स एन अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट टू प्ले। मुझे ज़्यादा बेहतर ड्रम्स आसान लगे थे इसलिए मैंने उनको चूज़ किया। बिल्कुल ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया आप आई और आप इंस्पिरेशन हैं तमाम जो पाकिस्तान की लड़कियां उनके लिए कि आप ये सब कर सकती हैं। बस इंसान के अंदर ये सब कुछ होता है और इंसान ने उसको बाहर लेके आना होता है। आप जाए ना अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसे अब हैं एडवेंचर क्लब्स, अगर आप ढूंढना चाहें तो आप कर सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, इस्लामाबाद में कर सकते हैं, मैंने की हुई है। सो और ये इतना फन किस्म का एडवेंचर है, आपको सब टेंशन्स भूल जाती हैं, एक दफ़ा फोकस हो जाएं किसी काम को, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे करने में। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको थोड़ा सा बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना, लड़कियों को तो ख़ास तौर पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिर होता ही है, वो आपको बर्दाश्त भी करना होगा और उन लोगों को जवाब देना होगा जब आप कामयाब हो जाएंगे। सो अब हम आपको एक और मैदान में लेके चल रहे हैं जो कि खेल का मैदान है, जहाँ पर आजकल जो है ना गर्मा गर्मी खेल के अलावा है, जब मैच की बात आती है वहाँ पे सर्द माहौल चल रहा है, ठंड माहौल, और जब बातों पे बात आती है तो बस फिर गर्मा गर्मी जो है वो आपको। अब ऐसी ही एक बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि साबिक फास्ट बॉलर हमारे रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने दावा कर दिया कि कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक को उनके ओहदे से हटा दिया गया। अब सिर्फ ऐलान करना बाकी रह गया और नए हेड कोच एंडी फ्लार होंगे जो जिम्बाब्वे के
बड़े बेहतरीन खिलाड़ी थे और पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीज़न के बाद कौमी टीम को वो ज्वाइन भी कर लेंगे, जिसके बाद चमगोइयाँ चल रही हैं। क्या वाकई ऐसा हो गया? जबकि बात चल रही थी कि एक लाइफलाइन मिली है मिसबा को। मुझे ये नहीं समझ आई कि इस ऐलान के लिए शुएब का इंतखाब करने की जरूरत क्यों पड़ी। मेरा ख्याल है इंतखाब नहीं, उन्होंने खुद सामने आके जो है ये बात अपने यूट्यूब चैनल पे जरूरत क्यों पड़ी। पीसीबी मौजूद है, उसके बहुत सारे तर्जुमान मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो ये हमें जो इनडायरेक्ट इधर उधर से हमें ज़राई से पता चला है वाली जो बातें हैं ना, ये इदारों को सूट नहीं करती। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी बात है, तो उसका अपफ्रंट ऐलान होना चाहिए, उसको सबको इल्म में आना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जो लीक्स है ना, ये चीज़ें जो है ये इफेक्ट करती हैं किसी भी इदारे को, उसके नज़्म ज़ब्त को और उसकी जो है ना डिसीजन मेकिंग। ऐसे ही है। और कौमी टीम के जो बॉलिंग कोच है वकार यूनुस, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कोविड की कुछ मामलात हैं बात की और मोहम्मद आमिर के हवाले से कहा कि मैंने तो आमिर के लिए फ़ाइट की थी कि आमिर को टीम में लाया जाए। और पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छी खबर है ना, वो ये है कि आईसीसी की जानिब से एक पोल जो है, शुक्र है वो जो है ट्विटर पर जो है वो शुरू हुआ और अजीम कप्तान की बात की गई कि किसकी जो है स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, एवरेज बेहतर हुई, कप्तान बनने के बाद किसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई। तो पाकिस्तान के अजीम कप्तान जो क्रिकेट की दुनिया में रहे, इमरान खान ने वो पोल जीत लिया और साथ विराट कोहली दूसरे नंबर पर आए। सो हमें दोबारा जो एक जैसे कहना चाहिए ना इज्जत मिली है, वो 92 के वर्ल्ड कप से ही मिली है। ये अभी पिछले दिनों तो हमारी टेस्ट रैंकिंग में देखें कहाँ से कहाँ तक आ गई। और बात यह है कि जब वकार यूनुस भी बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी जो ये जो सारा कुछ हुआ है ना, ये कोविड की वजह से हुआ है। सवाल पूछने का ये है कि हमारी हुकूमत तो ये दावे करती है हमजा कि हमने तो कोविड से बड़ी अच्छी तरह से काबू पाया, हम तो कोविड से उतना मुतासिर हुए ही नहीं जितना शायद मतलब यूरोप हुआ है या जितना इंडिया हुआ है। अगर इंडिया की टेस्ट रैंकिंग जो है वो बेहतर हो रही है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो खेल रहे हैं, तो कोविड क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही आया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो उसके वजह से। न्यूजीलैंड का भी जिक्र करते हैं, वहाँ पे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। खैर सारी बातें हम नहीं करते। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि शुएब अख्तर वाली दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भट्टी साहब। बताइएगा शुएब अख्तर ने जो दावा किया, आप किस हद तक इसको दुरुस्त समझते हैं? क्योंकि आपने ही कहा था एक लाइफलाइन मिल गई है दोनों को, वकार यूनुस को भी, मिसबाउल हक को भी। जी वालेकुम अस्सलाम हमजा और फरा, आपको भी बहुत है। देखिए लाइफलाइन वाकई मिल गई है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू शुएब अख्तर, मैं कोई शुएब अख्तर के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन आजकल जो हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स और हमारे कुछ मीडिया से रिलेटेड दोस्त जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो शुएब अख्तर ने जो मेरा ख्याल है ये सनसनीखेज खबर यूट्यूब चैनल पर देकर हो सकता है कि उन्होंने रेटिंग हासिल करने की कोशिश की हो। एक बात तो देखिए, हमने उस दिन भी आपके साथ डिस्कस की कि मिसबाउल हक का सितारा तो इस वक्त गर्दिश में है और ये आखिरी लाइफलाइन है। जो की सरवाई में जब परसों मीटिंग हुई थी उसमें यही कह दिया गया कि साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद दोबारा क्रिकेट कमेटी बैठेगी और उसके बाद इसका तयन करेगी कि क्या अब मिसबाउल हक को लेके चलना है या खुदा हाफिज कहना है। देखो यहाँ दो तीन चीजें समझने वाली है। एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, कल सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, 26 से पहला टेस्ट मैच कराची में शुरू होना है। फिर अगर इस स्टेज पर मिसबाउल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हटाता है तो 6 महीने की तनख्वाह जो है, जो तकरीबन कोई 1 करोड़ से ज्यादा रकम बनती है, वो मिसबाउल हक को पे करना पड़ेगा। मसला ये कि मिसबाउल हक फंसे हुए तो है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, उनसे कह भी दिया गया है। बल्कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट पिछले चंद दिनों में हुई है जी कि अब जो 11 रुकनी टीम का इंतखाब है वो इख्तियार भी मिसबाउल हक से लेकर बाबर आजम को दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि मिसबाउल हक के सितारे जो है वो जिस तरह गर्दिश में थे, अब वो मजीद फंसते भी जा रहे हैं। तो उनके लिए हालात अच्छे नहीं है, लग ऐसे रहा है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन ये भी दुआ है कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका से होम ग्राउंड पर भी हार जाए। लेकिन मिसबाउल हक का बचना मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो शुएब अख्तर ने जितनी बातें बताई हैं वो उसी बुनियाद पर कर रहे हैं कि इसके इम्कान तो है, लेकिन कब हटेंगे। ठीक है बट साहब, एंडी फ्लावर की ऑप्शन आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक नाम दिया है, आप क्या देखते हैं कि वो ऑप्शन कैसी होगी? अगर हम कहें वाकई सपोज कर लें ये फैसला कर लिया गया, तो आप एज ए कोच एंडी फ्लावर को कैसा देखते हैं? देखिए एंडी फ्लावर तो दुनिया के बहुत बड़े कोच रहे। आपने जिम्बाब्वे का जिक्र किया, बाद में जिम्बाब्वे को इंग्लैंड शिफ्ट हो गए और इंग्लैंड की उन्होंने कोचिंग की और इंग्लैंड को उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जितवाया एंडी फ्लावर की कोचिंग में।
और इंग्लैंड में फिर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी रहे, तो कोचिंग में उनका बहुत बड़ा नाम है, और PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान से भी वो वाबस्ता है जी। तो एंडी फ्लावर देखिए कोचिंग में तो उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन मैं मुर्तजा एक बात ये कर रहा हूँ कि अगर कोचिंग में टीम को ठीक करना हो, ठीक है थोड़ी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, तो फिर तो ये ब्रुनाई और जो अरब कंट्रीज है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये तो दुनिया के बड़े बड़े कोच हैं, ये तो हर चीज में वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। असल मसला हमारे प्लेयर्स का है, हमारे पास इस वक्त प्लेयर्स की वो क्वालिटी नहीं है जो इमरान खान की आप जिस 90s की तारीखी फतूहात का जिक्र कर रहे हैं जी। वो इसलिए इमरान खान थे, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज अपनी जगह, लेकिन इमरान खान के पास ओपनिंग में मोहसिन मुदस्सिर, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, वसीम बारी, अब्दुल कादिर, इकबाल कासिम, सरफराज नवाज, सारे सुपरस्टार्स थे। आज आप देखें कि बाबर आजम के अलावा आप पाकिस्तान टीम में किसको चाहे डाल दें, किसको चाहे निकाल दें, हमारे पास प्लेयर्स की वो क्वालिटी नहीं है। तो हमें तो भट्टी साहब ये जैसे 92 के वर्ल्ड कप और इमरान खान की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सबसे जो कमाल बात थी वो स्पिरिट थी जो कि उन्होंने पैदा की थी टीम के अंदर कि यू कैन बी अ विनिंग टीम। वो टीम जो कि पूरे वर्ल्ड कप में हारती चली आई थी और फिर एकदम से उसने टर्न अराउंड किया था सारी सिचुएशन को और जीत गए थे हम। सो ये एबिलिटी वकार यूनुस से कह रहे हैं कि कोविड-19 ने हमारी टीम को बड़ा इफेक्ट किया, इस वजह से हम न्यूजीलैंड हार गए। तो जो एक मेंटल टफनेस है जो वहाँ नज़र आ रही थी हमें 92 की टीम में जिसने स्टार्स बनाए थे लोगों को, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो नज़र आ रहा है कि हम एट द मर्सी ऑफ हालात हैं कि सब अच्छा होगा तो हम खेलेंगे। ये सब गलत बातें हैं कि जी कोविड की वजह से हार गए। कोविड ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारे, उस वक्त तो कोविड भी नहीं था, बाबर आजम भी मौजूद थे, आप वहाँ भी हार गए। बाबर आजम इंग्लैंड में मौजूद थे, वहाँ कोविड था, वहाँ भी हम हार गए। देखिए इस शिकस्त के जवाब उल्टे सीधे पेश करने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए कोचिज को। लेकिन जो फरहान ने बात की वो 100% बात है कि इमरान खान जैसा लीडर तो हमारे पास अब नहीं है, लेकिन वो जज्बा भी हमारे पास नहीं है, वो टीम भी हमारे पास नहीं है। बाबर आजम दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन है, उनकी क्रिकेटिंग स्किल से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन बाबर आजम में मेरे ख्याल में वो लीडरशिप क्वालिटी थी है जो इमरान खान में थी। इमरान खान एक भी इमरान खान है, दूसरे इमरान खान शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या दुनिया की हिस्ट्री में नहीं आ सकते। तो एक तरफ तो हमें लीडरशिप की तरफ भी देखना है और उल्टे सीधे जवाब पेश करने के बजाय मेरे ख्याल में इस वक्त हमारा जो क्रिकेटिंग सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। इस वक्त हमारे पास अगर हम कहते हैं प्लेयर के साथ नाइंसाफी हुई है तो ये बताएं कि उस प्लेयर में क्या कोई ऐसी खसूसियत है कि वो पाकिस्तान टीम को अकेले जाके जितवा दे। तो मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी राय है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग इसे इख्तलाफ करें, हमारे पास प्लेयर्स की वो क्वालिटी नहीं है। तकरीबन बाबर आजम को अगर निकाल दें तो सारे प्लेयर एक ही मयार के प्लेयर है। हमें अपने सिस्टम की तरफ देखने की जरूरत है। ये सिस्टम मेरा ख्याल हमारा जो क्रिकेटिंग सिस्टम है ये कोलैप्स कर गया है, इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब ये बता दीजिएगा कि मिसबाह के जो सितारे हैं वो तो गर्दिश में हैं, जितने साबिक सीनियर खिलाड़ी हैं वो वकार यूनुस से बहुत नाराज हैं, इजहार नाराजगी करते रहे हैं, तो वकार यूनुस के भी कुछ सितारे आप गर्दिश में देख रहे हैं या वो अभी काम करते रहेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर मिसबाहुल हक गए तो फिर वकार यूनुस का बचना भी मुश्किल है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस आप देख लेना। कल वकार यूनुस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मुझे अपने बॉलरों पर फख्र है। बिल्कुल फख्र होना चाहिए, आप इंडिया में आके अपने बॉलरों को डिफेंड करें, लेकिन ग्राउंड के अंदर हमने इतना महंगा बॉलिंग कोच किया है वकार यूनुस जो खुद क्रिकेटिंग ग्रेड्स में जिसका शुमार होता था, लेकिन ग्राउंड में अगर आप पाकिस्तानी बॉलरों की कारकर्दगी देखें तो हमने न्यूजीलैंड को पूरी सीरीज में एक बार आउट किया जी। तो हमारे पास ऐसे बॉलर हैं जो टेस्ट मैच के 20 हिस्से लें या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम को रेस्ट्रिक्ट करें कम स्कोर में। तो मेरे ख्याल में हमें बॉलिंग में भी बेहतरी लाने की जरूरत है, बैटिंग में भी अच्छे लोग, अच्छे मैच विनर्स की जरूरत है, फील्डिंग हमारा बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल ठीक है, मैच विनर्स की जरूरत है, फील्डिंग बहुत बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे मौजूद थे और क्रिकेट के ऊपर जो अपनी माहिराना
राय दे रहे थे और उनका भी यही ख्याल है कि सितारे गर्दिश में दोनों के मिसबाहुल हक के भी वकारी। मुझे लगता है जो हमें आईसीसी ने रैंक किया है, अगर इमरान खान साहब को एक टॉप लीडर के तौर पे, टॉप कैप्टन के तौर पे, तो हमजा के क्रिकेट जो है ना ये 12 प्लेयर्स की गेम है, इसको एज टीम खेलना पड़ता है। इसमें अगर आप समझे कि इंडिविजुअल खेलना है तो बॉक्सिंग कर लें, स्क्वाश खेल लें, क्रिकेट ना खेलें। हमारे यहाँ मसला ये कि टीम नहीं बन पा रही और हम वो टीम उसमें, और फिर हमारी ये जो कोचिंग एंड सिलेक्टर है ये एजाजी या नुमाइशी शोबे नहीं है, या काम करना पड़ता है, वो काम करते नहीं है। हर चीज़ एजाजी नुमाइशी जो है वो चल रही है, तो फिर उसका नतीजा है। वैसे ये आप देखें कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हर कोई बंदा कोरोना पे डाल सकता है। ये जो है ना, कोरोना ने एक लेवरेज दिया है लोगों को अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से जवाब देने का। खैर, और आगे बढ़ते हैं। और ओकाड़ा से ना 25 किलोमीटर दूर ये ठट्टा गुलाम का एक इलाका है, वहाँ पर गुड़ियाँ तैयार की जाती हैं। और गुड़िया जो डॉल्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर गुड़ियों की तैयारी और तरबियत के लिए एक सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है और जो गुड़ियाँ हैं वो बैरून ममालिक भेजी जाती हैं। अच्छा, मैं तो इनको देखना चाहूँगी बातें करने के अलावा, इसलिए कि लड़कियाँ जो हैं उनके लिए डॉल हाउसेस जो हैं ये बचपन से ही एक फेवरेट खिलौना रहा है। लेकिन ये डॉल्स कैसे बनती हैं, ये गुड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं, दिखाते हैं हम आपको। अबरार हुसैन वहाँ पर मौजूद हैं। जी अबरार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उकाड़ा से दूर 25 किलोमीटर ठट्टा गुलाम का में, जो कि अब गुड़ियों के गांव के नाम से मशहूर हो चुका है। मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गुड़ियाँ तैयार की जाती हैं और मुल्क के अलावा दीगर मुल्कों में भी ये फ़रोख्त के लिए भेजी जाती हैं, जिससे ज़र मुबादला भी कमाया जाता है और पाकिस्तान की जो सकाफ़त है उसको भी उजागर किया जाता है। ये ज़रिया मुआश का एक अहम जगह बन चुकी है, जहाँ पर औरतें आकर काम करती हैं और यहाँ पर गुड़ियाँ तैयार करती हैं और घरों में भी ये गुड़ियाँ तैयार करके वो यहाँ पर इस स्कूल में आकर फरोख्त करती हैं। मेरे साथ इस स्कूल के सीईओ मौजूद हैं अमजद अली साहब। उनसे पूछते हैं कि उनको ये ख्याल किस तरह आया और उन्होंने ये काम कब से स्टार्ट किया। 30 बरस पहले जब मैं जर्मनी में तालीम हासिल कर रहा था तो तब अपने असातिज़ा के साथ अपने गाँव के बारे में बातचीत करता था और उनको हमेशा दावत देता था कि मेरे गाँव में आएँ और मेरा गाँव देखें। तो वो वाकई ऐसा हुआ 1990 में, 30 साल पहले। मेरे दो उस्ताद यानी कि डॉक्टर सेंटा सिलर और उनके शौहर, वो दोनों मेरी दावत पर यहाँ गांव में आए, उनको मैंने गांव दिखाया। तो उनको फिर ख्याल आया कि गांव में ख़वातीन को एक तरह से इनकी दस्तकारी की मसनूआत इतनी अच्छी हैं कि इनको तो बेच कर ये अच्छी इजाफी आमदनी हासिल कर सकती हैं। तो उन्होंने फिर बच्चियों को, यहाँ की लड़कियों को रंगों के इंतखाब के हवाले से और खूबसूरत नफासत के साथ चीज़ें बनाने की तरबियत दी और तब से ये है कि ये सिलसिला शुरू हुआ। ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की एक सकाफ़ती शनाख्त के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, बल्कि इजाफी आमदनी भी लोगों को यहाँ पर घर बैठे हासिल हो रही है। और साथ साथ ये है कि हम तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, साफ़ पानी की फराहमी के शोबे में भी हम लोग इसी प्रोजेक्ट के अंदर से काम कर रहे हैं लोगों की फलाह व बहबूद के लिए। जी, जिस तरह अमजद अली साहब हमें बता रहे थे कि ये बाहर थे तो उस वक्त उनको ये ख्याल आया, इन्होंने अपने असातिज़ा को वहाँ से दावत दी कि हमारे गांव में आए और यहाँ पर हमारे गांव की जो सकाफ़त है वो देखें आकर। जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने जब इनकी दस्तकारी देखी उसके बाद उन्होंने इस आइडिया को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इसकी तरबियत बाकायदा देते हैं। और तरबियत देने के बाद उन्होंने यहाँ पर ये काम अमजद साहब की निगरानी में यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ और उसके बाद यहाँ की जो औरतें हैं उनके लिए ज़रिया आमदन यहाँ पर शुरू हो गया। जी ठीक है अबरार, बहुत शुक्रिया आपका। जरिया आमदन से बढ़ के ना मुझे वो गुड़ियाँ पटोले, अपना कल्चर, सकाफत पीछे खुद से नजर आ रहे थे आपको। सो अपनी जो चीजें इकदार एंड वैल्यूज हैं उसमें लोग पेंडू कहें जो कुछ भी कहें उस पर फख्र करना सीखे। यही हम हैं, दुनिया चाहे भी तो हमें इसे बदल नहीं सकती। वो जर्मनी से वापस आके उनका ख्याल वो वैल्यू कर रहे हैं हमारी, ये चीज़ है जो करनी चाहिए मुझे। और वो बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से आप अपने गांव के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो अपनी बुनियाद से दूर ना जाएं, ये इसमें हमें एक मैसेज मिलता है। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। बिल्कुल, हमें इजाजत दीजिए दोनों को, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे।